Assalamualaikum, dear students. I hope you all are fine. आज हम पढ़ेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा जाएगा। एनएमआर, जिसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, और जैसे कि नाम बता रहा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, कि ये स्टडी न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ये स्टडी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और ये स्टडी रेजोनेंस से रिलेटेड है, यानी कि इनकी कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस से मुराद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली रेजोनेंस नहीं है, न्यूक्लियर स्पिन की स्टडी है इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक खास तरह का फिनोमेना होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जाएगी, रेजोनेंस। तो इस सब की स्टडी है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो हम लोग आज इंशाल्लाह सीखेंगे। ओके क्लास, टॉपिक्स जो कि कवर किए जाएंगे इसमें वो है हिस्ट्री, कि एनएमआर की क्या हिस्ट्री है, किन लोगों ने एनएमआर का फिनोमेना डिस्कवर किया था। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम को रिकॉल करेंगे, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर क्या होते हैं, और अलाउड स्पिन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से एनएमआर वर्क करता है, और कितने टाइप्स के एनएमआर मौजूद हैं, यानी कि कंटिन्यूस वेव और फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर के बारे में पढ़ना है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर क्यों ज़्यादा एडवांटेजियस है ये पढ़ेंगे। केमिकल शिफ्ट क्या चीज़ होती है, केमिकल शिफ्ट को पढ़ा जाएगा। केमिकल शिफ्ट के दो स्केल, टाउ और डेल्टा स्केल को भी देखा जाएगा। केमिकल शिफ्ट की कैलकुलेशन, एनएमआर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो कैसे कैलकुलेशन की जाती है ये पढ़ा जाएगा, और केमिकल शिफ्ट का स्केल देखा जाएगा। इसी के साथ ही इंटरनल स्टैंडर्ड जो कि टीएमएस है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, कि टीएमएस यानी कि टेट्रा मिथाइल सिलेन को क्यों इस इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता था, और कौन कौन से डिफरेंट इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि दूसरे एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा क्लास, इसके अलावा ये जो टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही ज़बरदस्त और सिग्निफिकेंट टेक्निक है, प्रोटॉन के बारे में बताती है। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन और प्रोटॉन्स उसमें होते हैं, लिहाजा ये टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा जाएगा, मल्टीप्लिसिटी के बारे में पढ़ा जाएगा, क्या क्या फैक्टर्स केमिकल शिफ्ट पे इफेक्ट करते हैं ये पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी को समझने की कोशिश करेंगे, केमिकल शिफ्ट, शील्डिंग और डी शील्डिंग को रिकॉल करेंगे, सॉल्वेंट्स के सिग्नल्स को देखेंगे, ड्यूटेरियम एक्सपेरिमेंट का क्या फ़ायदा होता है इसको भी स्टडी किया जाएगा, कार्बन 13 एनएमआर को और उसकी केमिकल शिफ्ट्स को भी स्टडी करेंगे, प्रोटॉन कपल्ड और प्रोटॉन रीकपल्ड कार्बन 13 एनएमआर को भी पढ़ा जाएगा, और किस तरह से कार्बन और ड्यूटेरियम की स्प्लिटिंग को कैलकुलेट किया जाता है ये पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर पढ़ेंगे, और 2D एनएमआर टेक्निक्स के बारे में भी एक ज़रा सा ओवरव्यू ले लेंगे। इसके अलावा फिर कंबाइन प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें जो है मास, IR, UV, प्रोटॉन एनएमआर, कार्बन 13 एनएमआर तमाम वैल्यूज़ गिवन होंगी, और इसको हम किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे ये तमाम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और कंक्लूजन पे जाएंगे। ओके क्लास, जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है वो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन पर, तो 1946 में दो फिजिक्स ग्रुप्स ने डिस्कवरी की थी। एक ग्रुप जो था फिलिक्स ब्लॉच, हैंसन और पैकर्ड का था, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, और इन लोगों ने जो है वो प्रोटॉन का सिग्नल पानी में डिटेक्ट किया था। वाटर में H2O होता है तो इन्होंने डिटेक्ट किया था। इसी तरह से पुरसेल और पॉन्ड जो है इन्होंने जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये थे, इन लोगों ने जो है वो पैराफिन वैक्स में प्रोटॉन का सिग्नल को जो है वो डिस्कवर किया था, और इस कंट्रीब्यूशन पे 1952 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इन दोनों ग्रुप्स की। अच्छा क्लास, ये जो स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है ये पहले भी आपने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ क्लासीफाई किया गया है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये वाला रीजन पढ़ा जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन। रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव्स, रेडियो वेव जो है वो इसकी जो है वेवलेंथ है 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻0 मीटर तक होती है, और डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। अच्छा क्लास, यहाँ पर पॉइंट आता है कि कौन से न्यूक्लियर एनएमआर एक्टिव होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियर एनएमआर एक्टिव होते हैं। तो एक्चुअली वो तमाम न्यूक्लियर जिनके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं,
वो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं। जैसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो तमाम न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर ऑड हो या मास नंबर ऑड हो या एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही ऑड हो, वो तमाम न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कहलाते हैं। एटॉमिक नंबर रिकॉल कीजिएगा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद। अच्छा क्लास, यहाँ पे चूँकि एनएमआर पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम एटम के बारे में भी ज़रा से एक नोहा होनी चाहिए। एटम का जो कॉन्सेप्ट है हम सब के पास कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो है वो फेमस पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स बताती है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं जो क्वार्क कहलाते हैं, ठीक है, जिसकी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे। जबकि न्यूक्लियस के अराउंड जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, वो मूविंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं? मूविंग पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरह से प्रोटॉन्स की भी प्रॉपर्टी होती है। जितने भी एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो मैग्नेट के तौर पे बिहेव करने की एबिलिटी रख सकते हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पर पॉइंट बताया जा रहा है कि वो तमाम न्यूक्लियाई जिनके पास जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होता है ग्रेटर देन 0, वो तमाम के तमाम एनएमआर एक्टिव होते हैं। ये न्यूक्लियाई हैं वो क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम भी रखते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट भी रखते हैं, और इस रेशो को गायरोमैग्नेटिक रेशो भी कहा जाता है। गायरोमैग्नेटिक रेशो जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गायरोमैग्नेटिक रेशो की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। जबकि वो तमाम न्यूक्लियाई क्लास जिनके पास एटॉमिक नंबर या मास नंबर इवन होते हैं, वो तमाम के तमाम एनएमआर इनएक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। दोबारा से रिकॉल करें, अगर न्यूक्लियाई जो है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्यों चार्ज पार्टिकल्स हैं? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो चार्ज होती है, फिजिक्स क्या कहती है कि कोई भी चीज़ जो चार्ज है उसकी अपनी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, वो मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। और मैग्नेट को समझना चाहें तो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से जो है वो साउथ पोल अट्रैक्ट होता है और साउथ पोल से नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट बताते चलें कि न्यूक्लियर स्पिन जो है वो आइसोटोप्स, सर्टेन आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ है और कुछ आइसोटोप्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अच्छा क्लास, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या स्टडी किया जाता है? वैसे तो नाम बता रहा है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो एक्चुअली इसमें जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी को स्टडी किया जाता है अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी रेडियो फ्रिक्वेंसी को की एब्जॉर्प्शन? वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी और न्यूक्लियाई की अपनी फ्रिक्वेंसी जब मैच हो जाती है, एक खास फिनोमिना होता है रेजोनेंस का, और इसके बाद इस रेजोनेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। अच्छा क्लास, न्यूक्लियाई को उनके न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की बेस पर भी 2 एक्टिव और एक इनएक्टिव, टोटल 3 क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है। वो तमाम न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है, वो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर इनएक्टिव कहलाते हैं। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इवन होते हैं। नेट स्पिन जो है वो 0 होती है, और जो है इनमें कोई एनएमआर क्रोमोफोर नहीं होता। इनमें कोई नो इंटरएक्टिव रिस्पॉन्स विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इनकी एग्जाम्पल्स है कार्बन 12, नेचर में काफ़ी पाया जाता है कार्बन 12, इसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है, लेकिन कार्बन 12 इतना जो है वो एक्टिव नहीं है, कार्बन 13 एक्टिव होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन 16 और सल्फर 32। जबकि वो तमाम न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है, वो एनएमआर एक्टिव होते हैं या हाफ से ज़्यादा हो। यहाँ पे वो न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है, उनके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है ड्यूटेरियम, कार्बन 13, फ्लोरीन 19 और फास्फोरस 31। जबकि वो तमाम न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर ग्रेटर देन हाफ होता है, वो भी एनएमआर एक्टिव होते हैं, और इनके एग्जाम्पल में आता है हमारे पास, यहाँ पे जो है न्यूक्लियाई विद स्पिन क्वांटम नंबर जिनका हाफ होता है, ये हाइड्रोजन 1 है। हाइड्रोजन 1 का मतलब है प्रोटियम, नॉट ड्यूटेरियम, प्रोटियम हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन, जिसकी नेचुरल अबंडेंस 99.98% होती है। ठीक है, इसका दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम, जिसका स्पिन क्वांटम नंबर 1 होता है। ओके क्लास, वो तमाम न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ से ज़्यादा होता है, वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, वो भी न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं। इसके एग्जाम्पल ऑक्सीजन 17 भी है, नाइट्रोजन 14 भी है और फ्लोरीन 35 भी है। ये जो डिफरेंट न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर हैं, ये इनकी कैलकुलेशन से हम जो है ना
अलाउड ओरिएंटेशन भी बता सकते हैं कि एक न्यूक्लिया की कितनी स्पिन स्टेट्स में जो है वो अपने आप को ओरिएंट कर सकता है। एक फॉर्मूला है यहाँ पर 2i+1। इस फॉर्मूले में अगर i की वैल्यू आपको पता है तो i की वैल्यू प्लेस करने के बाद आप डिफरेंट अलाउड स्पिन स्टेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, i की वैल्यू डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट है, ये आपको लिटरेचर में भी मिल जाएगा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लिया यू कैन सर्च इट। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का स्पिन क्वांटम नंबर अभी हमने पहले भी देखा पिछली स्लाइड में, हाफ होता है। अगर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब है 2 डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं। इसी तरह से ड्यूटेरियम, इसका स्पिन क्वांटम नंबर 1 है। अगर आप इस फॉर्मूले में प्लेस कर दें तो आपके पास अलाउड स्पिन स्टेट्स आ जाएंगे 3, ये 3 स्टेट्स हो गए। क्लोरीन का 35, क्लोरीन जो है इसका स्पिन क्वांटम नंबर है 3/2। जब आप इस वैल्यू को प्लेस करेंगे आंसर आएगा 4। इसका मतलब है क्लोरीन अपने आप को 4 डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कैलकुलेशन की गई है। ऑक्सीजन 17, इसका स्पिन क्वांटम नंबर अगर 5/2 है वैल्यू, आप इसे कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 6। इसका मतलब है 6 डिफरेंट अलाउड स्पिन स्टेट्स या अलाउड ओरिएंटेशन है न्यूक्लियाई की। अच्छा क्लास, यहाँ पर हम जो है इसी चीज़ को देखते हैं। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियाई, इसकी 2 स्पिन स्टेट्स हैं, -½ और +½ इसी तरह से क्लोरीन की जो है वो 4 स्पिन स्टेट्स हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखी है। तो ये अलाउड स्पिन स्टेट्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये अभी हम कुछ ही टाइम में आगे पढ़ेंगे कि नो फील्ड से मुराद क्या है, और फिर ये B0 जो लिखा हुआ है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या मुराद है। ये मैग्नेट की फील्ड है जो अप्लाई की जाएगी, जिसके बाद न्यूक्लिया जो है फिनोमेना शो करेगा NMR का। अच्छा क्लास, यहाँ पे एक और बात बताते चलें कि जो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं उनकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होती है, तो लिहाजा उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, सिग्नल्स भी डिफरेंट होंगे। ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट। अच्छा क्लास, तो NMR का फिनोमेना समझने की कोशिश करते हैं। NMR का फिनोमेना समझते हैं। ये जो आपके पास 2 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं न्यूक्लियाई की पिक्चर्स हैं, असल में ये नो फील्ड लिखा हुआ है कि कोई अप्लाइड कोई मैग्नेट नहीं है, कोई बड़ा सा मैग्नेट नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई अप्लाइड फील्ड नहीं है, और न्यूक्लिया ने अपने आप को किस तरह से ओरिएंट किया हुआ है। ठीक है क्लास, यहाँ पे भी ऐसे ही न्यूक्लियाई को जो है वो बार मैग्नेट के तौर पे शो कर दिया है, जिसमें नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। न्यूक्लिया अपने आप को रैंडमली अरेंज किया हुआ है, इनकी एनर्जी जो है वो सेम है, अभी हम आगे देख भी लेंगे। लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई होगी ये अपने आप को डायरेक्ट करेंगे, अपने आप को ओरिएंट करेंगे। ज़्यादातर न्यूक्लिया अपने आप को अलाइन विद द फील्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखें, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो न्यूक्लिया ने अपने आप को जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट कर लिया। ये हम यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो है मूवमेंट है न्यूक्लिया की, ये जो है अपोजिट दूसरी, तो कुछ न्यूक्लिया जो है अलाइन द फील्ड हो जाते हैं, कुछ न्यूक्लिया जो है वो अपोज द फील्ड हो जाते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी डायग्राम है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि स्टार्ट में न्यूक्लियाई जो हैं अपने आप को रैंडमली अरेंज किया होता है। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, उनकी स्पिन स्टेट जो डी जनरेट होती हैं, सेम एनर्जी होती है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, न्यूक्लिया अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लिया लो एनर्जी पे चले जाते हैं, और वो तमाम न्यूक्लिया जो अलाइन विद द फील्ड होते हैं, जो आने वाली फील्ड है, यहाँ पे एरोज नज़र आ रहे हैं ना, ये अप साइड पर अलाइन विद द फील्ड होते हैं, वो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई जो है वो लो एनर्जी के होते हैं। और वो तमाम न्यूक्लियाई जो कि बहुत, जिनकी तादाद रेयर या कम होती है, वो जो अगेंस्ट द फील्ड होते हैं, ये न्यूक्लियाई, इनकी जो है वो न्यूक्लियर फील्ड के अपोजिट। अलाइन विद द फील्ड को यूँ भी समझा जा सकता है कि अगर न्यूक्लियाई का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो न्यूक्लियाई के साउथ पोल ने जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्शन शो कर दी है, और न्यूक्लियाई के साउथ पोल ने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्शन शो कर दी है, ताकि एनर्जी कम हो सके। अच्छा क्लास, यहाँ पर जो चीज़ें हमने पढ़ी, इसको जो है वो वर्ड्स में लिख दिया गया समझाने के लिए कि वो तमाम न्यूक्लियाई जिनका जो है स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो >0 होता है, जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। कुछ न्यूक्लिया जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाते हैं, और कुछ जो है वो अपोज चले जाते हैं। इस तरह से 2 डिफरेंट एनर्जी सिस्टम नज़र आते हैं। तो वो तमाम न्यूक्लिया जिनकी स्पिन जो है वो अलाइन विद द फील्ड होती है, उनकी एनर्जी कम होती है, और उनको अल्फ़ा कहते हैं, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था अल्फ़ा। और वो तमाम न्यूक्लिया जिनकी स्पिन जो है ये रही, ये अल्फ़ा स्टेट है नीचे वाली ना, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो एनर्जी स्टेट जिसकी ज़्यादा हो जाती है वो बीटा कहलाते हैं।
सही क्लास। तो बाय मीन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एज रेडियो फ्रिक्वेंसी से जो एनर्जी मिलती है, तो न्यूक्लियाई जो है अपने आप को फ्लिप कर लेता है हाई एनर्जी स्टेट पर। वो तमाम न्यूक्लियाई जो अलाइन द फील्ड होते हैं वो अपने आप को अपोज द फील्ड ले जाते हैं, यानी अल्फा से बीटा की तरफ चले जाते हैं। और उस वक्त न्यूक्लियाई को कहते हैं कि ये रेजोनेंस में है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। न्यूक्लियाई जो है वो रेजोनेंस में है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। व्हेन न्यूक्लियाई फॉल्स बैक फ्रॉम बीटा स्पिन स्टेट, जो हाई एनर्जी स्टेट है, उससे जब वापस आने लगता है तो न्यूक्लियाई तो डिटेक्टर के थ्रू जो है ना उस सिग्नल को एनर्जी रिलैक्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिनोमिना ऑफ एनएमआर अकर होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये बेसिक प्रिंसिपल था। यहाँ पे कोई पॉइंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। समझा ये गया कि न्यूक्लियाई जो वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, हमें पता है फिजिक्स भी बताती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होगा वो मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। सही ना क्लास। यहाँ पे इसको देखते हैं कि और वो न्यूक्लियाई जो अपने आप को लट्टू की तरह घुमा रहे होंगे। प्रिसीशन ऑफ न्यूक्लियस अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्पिनिंग टॉप। अभी आपको घुमा रहे होंगे लट्टू की तरह। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो न्यूक्लियस बिगिन टू प्रेसिस अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ स्पिन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और कोई भी चीज़ जो चार्ज पार्टिकल होती है जब वो घूम रही होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ये फिजिक्स के जो है बेसिक फंडामेंटल्स हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है न्यूक्लियाई के उसको ओमेगा से शो कर दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, जिसका दूसरा नाम लार्मोर फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर? पॉइंट ये है कि जब एनर्जी मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद न्यूक्लियाई ने अपने आप को ओरिएंट कर लिया है, मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियाई अपने आप को अलाइन द फील्ड ले गए हैं जहाँ पे उसकी एनर्जी कम है, यानी कि अल्फा स्पिन स्टेट्स पर है। अब जैसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी मिलती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कौन सी रेडियो फ्रिक्वेंसी मिलती है? वो रेडियो फ्रिक्वेंसी मिले अगर आपने डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर दी है और न्यूक्लियाई की जो है वो फ्रिक्वेंसी है एंगुलर फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जांपल 60 मेगाहर्ट्ज़, तो 60 मेगाहर्ट्ज़ से 60 मेगाहर्ट्ज़ से मैच करेगी, 59 69 नहीं करेगी। ठीक है, तो जब ये दोनों फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती हैं तो रेजोनेंस का फिनोमेना हो जाता है, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यहाँ पे ये समझें, इस डायग्राम से भी समझें इस बात को। एच न्यू है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से आ रही है एनर्जी 60 मेगाहर्ट्ज़ की है, ये जो है न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक, ये न्यूक्लियाई की फ्रिक्वेंसी है एंगुलर फ्रिक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज़। दोनों जो है वो फ्रिक्वेंसी मैच हो गई। जैसी मैच हो गई एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो गया। एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना जब हो गया तो रेजोनेंस हो गई और रेजोनेंस को रिकॉर्ड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ एनएमआर सिग्नल। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद इस सब को समझने के बाद ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन under the influence of applied magnetic field and to record the resulting resonance in the nuclear spin through absorption of radio frequency is called nuclear magnetic resonance spectroscopy। मतलब क्या कि न्यूक्लियर स्पिन में चेंजेस जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से हो जाती हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी के एब्जॉर्प्शन की वजह से होती हैं, इसको रिकॉर्ड करना जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। ये तमाम स्टडी है। अच्छा क्लास, उसी एनर्जी डायग्राम को यहाँ पे दोबारा से शो कर दिया गया समझने के लिए कि जब कोई फील्ड नहीं है तो न्यूक्लियर ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। जैसे ही फील्ड आई, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स रखे जाते हैं, तो न्यूक्लियर अपने आप को जो है वो मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियर अलाइन विद द फील्ड कर लेते हैं। अलाइन विद द फील्ड जब कर लेते हैं उसके बाद जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जब मैच होती है फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो रिलैक्सेशन होने लगता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस एनर्जी डिफरेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। और ये जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है क्लास, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनएमआर स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाइड अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन। अच्छा क्लास, यहाँ पे कुछ और चीज़ समझ लेते हैं कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ प्रिसीशन पर। प्रिसीशन का मतलब मूवमेंट। मूवमेंट ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए, अपने एक्सिस पे रह के मूवमेंट। जैसे आप खड़े हो जाइए और राइट पे हल्का सा मूव करें या लेफ्ट पे मूव करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये प्रिसीशन। जैसे एक लट्टू घूमता है। ठीक है क्लास, यहाँ पे जो है अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है 1.41 टेस्ला, तो जो प्रोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी प्रिसीशन होगी 60 मेगाहर्ट्ज़। इसी तरह से कार्बन 13 न्यूक्लियाई की जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीशन होगी 15.08 मेगाहर्ट्ज़।
इसी तरह से अगर 11.744 टेस्ला की अप्लाइड फील्ड दे दी जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन भी बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, 500 मेगाहर्ट्ज हो गई और 125 हो गई कार्बन 13 के लिए। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ पे कोई चेंज नहीं आएगा। एनएमआर एक्टिव की जितने भी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो उनका स्पेक्ट्रम रन किया जाता है 60 मेगाहर्ट्ज पे या 300 मेगाहर्ट्ज पे या इवन 500 मेगाहर्ट्ज पे, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा, बल्कि जैसे जैसे आप जो है वो फ्रिक्वेंसी प्रिसिशन बढ़ाते चले जाएंगे, हमें पता है कि एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। जब एनर्जी डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा तो रेजोल्यूशन अच्छी होगी, स्पेक्ट्रम जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है क्लास। ओके, यहाँ पे कुछ और डिस्कशन किया जा रहा है कि एनएमआर को किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। एनएमआर को ऑपरेट करने के दो तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है उसको चेंज करते चले जाएं, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की जो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसको कांस्टेंट कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते चले जाएं। दो तरीके हैं जिससे हम एनएमआर को ऑपरेट करते हैं। जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है। अच्छा क्लास, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एक का नाम है कंटिन्यूस वेव एनएमआर, दूसरे का नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर। ज़्यादा बुक्स में आपको कंटिन्यूस वेव एनएमआर के बारे में मिलेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग का एनएमआर है। अब जो मॉडिफाइड फॉर्म आ चुकी है वो पल्स या फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर है। ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पे कंटिन्यूस वेव एनएमआर के बारे में बताया जा रहा है कि कंटिन्यूस वेव एनएमआर में मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया जाता है और स्वीपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय वेरिंग द करंट इन अ फ्रीक्वेंसी कॉइल टू अचीव रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन सिग्नल। जैसे यहाँ पे जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, जिससे जो है फॉर एग्जांपल फोटॉन्स को प्रोसेस करना है 1.41 टेस्ला पर, तो 60 मेगाहर्ट्ज की जो है वो फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये जो आपके पास ट्यूब सी नज़र आ रही है एनएमआर प्रॉप खास तरह की होती है जिसमें एनएमआर ट्यूब रखी जाती है। एनएमआर ट्यूब में जो न्यूक्लियाई मौजूद हैं वो अपने आप उनकी जब फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है, जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ एनएमआर। तो कंटिन्यूस वेव एनएमआर में जो है वो न्यूक्लियाई को एक्साइट कर दिया जाता है जस्ट वंस, सिंगल टाइम एट अ टाइम, वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर लें या जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेरी कर लें, दोनों इक्विवेलेंट तौर पे वर्क करती हैं। दूसरी टाइप की जो एनएमआर है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर। फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर में क्या होता है, इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रम को जो है वो इस तरह से रन किया जाता है कि पल्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है न्यूक्लियाई को एक्साइट करने के लिए। ठीक है, जब न्यूक्लियाई एक्साइट हो जाते हैं फिर वापस रिलैक्स होने लगते हैं। एज द एक्साइटेड न्यूक्लियाई रिलैक्स दे रीमिट रेडियो वेव फोटॉन्स विच इंड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न कॉल्ड फ्री इंडक्शन डीके। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर में फ्री इंडक्शन डीके मिलता है आपको। जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियाई हैं, उन्हें जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइटेशन का फिनोमेना हो गया, एक्साइटेड होने के बाद फोटॉन्स को जो है रिलैक्सेशन में आने लगे तो फोटॉन्स को इमिट किया और फिर इंडक्शन डीके जो है इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये टाइम डोमेन है एक्चुअली, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो है वो चेंज कर दिया जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए कहलाता है, जैसे FT-NMR भी, FT-IR भी होता है, तो आपके पास जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम आ जाता है। क्लास यहाँ पे एक और बात बताते चलें कि हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं वो 1D एनएमआर के बारे में पढ़ रहे हैं, 1 डायमेंशनल एनएमआर। अगर ये स्पेक्ट्रम देखें, ये एक प्रोटॉन एनएमआर का स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे फिर जो है वो आपके पास केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ हैं, ये सिग्नल नज़र आ रहे हैं, ये सिग्नल है, दूसरा सिग्नल ये, एक सिग्नल ये। एक्चुअली इसे 1D एनएमआर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम डोमेन को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसलिए इसे 1D एनएमआर कहा जाता है। 2D एनएमआर भी है जिसमें जो है वो 2 फ्रीक्वेंसी डोमेन होते हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है डिफरेंस है कंटिन्यूस वेव एनएमआर का और पल्स या फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर का डिफरेंस है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट बात को जस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जो पल्स या फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर है इसके बारे में। द न्यूक्लियाई इन द मैग्नेटिक फील्ड आर एक्सपोज टू शॉर्ट ड्यूरेशन अराउंड 1 से लेकर 10 माइक्रो सेकेंड शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। द पल्स ड्यूरेशन इज सफिशिएंट to excite all the NMR active nuclei simultaneously. The delay between successive pulse permits all excited nuclei to relax back to their ground state. The relaxation is referred as free induction decay. FID मिल जाता है यहाँ पे ना।
अच्छा, जो पल्स एनएमआर, पल्स ट्रांसफॉर्म एनएमआर है या फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर है, यहाँ पे जो है वो मैग्नेट को कूल करने के लिए लिक्विड हीलियम और नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। जबकि कंटिन्यूस वेव एनएमआर में जो है वो वाटर को जो है ना वो कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वाटर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कूल करने के लिए। सॉरी अबाउट माई वर्ड्स। एडवांटेजेस की बात करते हैं अगर, तो एफ टी एन एम आर का ज़्यादा एडवांटेज है कंटिन्यूस वेव एन एम आर के मुकाबले में। एफ टी एन एम आर जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा सेंसिटिव है, वीकर सिग्नल्स को भी जो है उससे मेजर कर सकते हैं। इसकी वर्किंग बहुत फास्टर है कंटिन्यूस वेव एन एम आर के मुकाबले में। वो तमाम सैंपल जिनकी क्वांटिटी कम है या वो थोड़े से स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को भी जो है ना एफ टी एन एम आर के थ्रू जो है वो रन किया जा सकता है। तो जो कंटिन्यूस वेव एन एम आर है ना, तो ये अब ज़्यादातर जगहों पे जो है रिप्लेस हो चुका है, और अब जो है लोग यूज़ करते हैं पल्स या फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर को यूज़ करते हैं। क्लास यहाँ पे हम जो है वो केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एनएमआर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है। अगर किसी ने केमिकल शिफ्ट का ये स्केल समझ लिया कि डिफरेंट न्यूक्लियाई जो है किस किस रीजन पे आते हैं, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना, तो उसने जो है अच्छा खासा जो है वो उसने जो है तकरीबन तमाम फैक्टर समझ लिए। यहाँ पे अगर देखें इस स्केल को, 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 11 तक जा रहा है। हालांकि ये स्केल जो है ना वो 18 तक या 19 तक या इवन 20 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है प्रोटॉन्स पर। बहरहाल ये 0 पर वैल्यू लिखी TMS, TMS का मतलब है टेट्रा मिथाइल सीलेन। तो केमिकल शिफ्ट का मतलब, अब यहाँ पे एक सिग्नल नज़र आ रहा है 7.22 के करीब, हाइड्रोजन का सिग्नल नज़र आ रहा है ड्यूटेटेड क्लोरोफॉर्म में जो मौजूद है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कहला रहा है यहाँ पर केमिकल शिफ्ट। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो उनको डिस्प्ले किया जाता है एज अ प्लॉट ऑफ अप्लाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी वर्सेज एब्जॉर्प्शन, और जो है वो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है लेफ्ट से राइट की तरफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो इंक्रीज होती है प्लॉट में। द अप्लाइड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दस द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लॉट इज कॉल्ड लो फील्ड और डाउन फील्ड और डी शील्डेड। अब ये जो साइड है ना, ये आप अगर ये प्लॉट देखें तो ये जो साइड है, आप लोगों के सामने अगर प्लॉट आ जाता है तो आप लोगों का जो लेफ्ट साइड होगा वो वाला एरिया जो है वो कहलाएगा डी शील्डेड एरिया या डाउन फील्ड एरिया। यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होंगे ना, वो तमाम न्यूक्लियाई होंगे, वो तमाम प्रोटॉन्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है, यानी वो किसी तरह से वो डी शील्ड हो चुके हैं। शील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। डी शील्ड का मतलब कि हटा दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हटा दिया जाए। किसी भी प्रोटॉन के पास से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस तरह से कम किया जा सकता है? अगर उसके बराबर में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो उसका मतलब वो न्यूक्लियाई क्या हो गया? डी शील्डेड हो गया। अच्छा, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियाई जो है ना वो डी शील्डेड हो जाते हैं। तो हाई केमिकल शिफ्ट या हाई फ्रिक्वेंसी रीजन कहलाता है ये। यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो डी शील्ड हो चुके होते हैं। जबकि वो तमाम न्यूक्लियाई, हम प्रोटॉन्स की बात करें अगेन, जिनकी वैल्यू केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम होती है, वो कहलाते हैं अपफील्ड प्रोटॉन्स या अपफील्ड सिग्नल्स। ये तमाम आते हैं शील्डेड रीजन में। शील्ड का मतलब प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे एलिफेटिक कंपाउंड्स हो जाएं, इनकी केमिकल शिफ्ट कम होती है। लो फ्रिक्वेंसी प्रोटॉन्स होते हैं और ये जो है हाई मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। अब यहाँ पे केमिकल शिफ्ट को समझते हैं कि पोजीशन ऑफ अ सिग्नल ऑन अ प्लॉट एट विच द न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। या इन अदर वर्ड ये समझ लें कि जो TMS है इससे एक सिग्नल कितना दूर है, इसको हम जो है वो कहते हैं ये केमिकल शिफ्ट है। सही क्लास? अच्छा, केमिकल शिफ्ट इसके दो इम्पोर्टेंट स्केल्स हैं। एक है टाउ स्केल जो कि GVD टायर्स ने प्रपोज किया था 1958 में। इसका फॉर्मूला होता है 10 - डेल्टा। अब यूज़ नहीं होता ये वाला स्केल। डेल्टा स्केल दूसरा स्केल है जो ज़्यादा यूज़ होता है, और इस स्केल का जो है इसको डेल्टा स्केल में जो है वो यूनिट जो होती है वो ppm होती है। फॉर्मूला ये है कैलकुलेशन का कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इन हर्ट्स माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड इन हर्ट्स। स्टैंडर्ड क्या है? TMS, जिसकी वैल्यू 0 होती है। प्रोटॉन के लिए और कार्बन 13 के लिए जो स्टैंडर्ड है वो TMS है, टेट्रा मिथाइल सीलेन। हम पढ़ेंगे अभी।
स्पेक्ट्रोमीटर फ्रिक्वेंसी जो है मेगाहर्ट्ज में और 10⁻6। यहाँ पे क्लास इस फॉर्मूले को देखते हुए आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है। एक सवाल ये रहा कि केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करें आप डेल्टा स्केल में that occurs 652 Hz downfield of TMS on spectrum recorded using a 90 MHz spectrometer। क्या आएगी केमिकल शिफ्ट। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करनी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करनी है व्हेन ये केमिकल शिफ्ट जो है वो डेल्टा आपको दी हुई है 4.25 BPM और जिस स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 500 मेगाहर्ट्ज दी गई है। इसी तरह से एक और सवाल है यहाँ पर, एक कंपाउंड है जिसकी केमिकल शिफ्ट अराउंड 3.12 BPM है और 300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर पे उसे जो है वो प्रोटॉन मान लिया गया है उस कंपाउंड का, उसका कंपाउंड में मौजूद प्रोटॉन्स का। तो पहला सवाल है यहाँ पर कि हाउ फार डाउन फील्ड इज दिस पीक फ्रॉम TMS। केमिकल शिफ्ट दी हुई है आपको, ठीक है, तो आपको बताना है हर्ट्ज में, फॉर्मूले को देखते हुए कैलकुलेशन करनी है। दूसरा सवाल है कि स्पेक्ट्रम वाज डन एट 400 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे सवाल है वुड अ डिफरेंट केमिकल शिफ्ट बी सीन, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन हर्ट्ज फ्रॉम द केमिकल शिफ्ट एट TMS एट 400 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो पॉइंट है हमने अभी कुछ देर पहले ही कवर किया था, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, गौर कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। यहाँ पे क्लास वही ये डिफरेंट प्रोटॉन्स का है ना, इनकी केमिकल शिफ्ट दी गई है। ये TMS है, ये 12 तक स्केल चला गया। ये प्रोटॉन्स है आपके पास, ये जो है वो ऐसे प्रोटॉन्स हैं जो अल्केन्स के प्रोटॉन्स हैं क्लास, या sp3 हाइब्रिडाइज हैं। ये वो प्रोटॉन्स हैं जो CH2 हैं। यहाँ पे जो है वो अल्काइन का प्रोटॉन भी मौजूद है, ये 2 से 3 की रेंज में आते हैं, जबकि OH और NH ग्रुप जो होते हैं वो वेरिएबल हैं, 1 से 5 तक चले जा सकते हैं। इनके आंसर जो है ना वो वेरिएबल होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं, तो फिर जो है CH2 की पीक्स कहाँ पे आएंगी, 3 से 4 के दरमियान में आ जाएगी। अगर डायरेक्टली अटैच एटम है तो वो 4 से 5 भी जा सकती है। ओलिफिन्स की जो ओलिफिनिक प्रोटॉन्स हैं उनकी जो वैल्यूज है 5 से 7 तक जा सकती है, कुछ केसेस में अब भी हो जाती है। जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं उनकी वैल्यूज 7 से 8 की रेंज में होती है। क्लोरोफॉर्म की वैल्यू जो है वो इस रेंज में मौजूद है, CH3 क्लोरोफॉर्म है। अल्डिहाइड का सिग्नल जो है ना 9 से 10 में आता है, और कार्बन 13 में अल्डिहाइड का सिग्नल कार्बोनाइल का जो है वो तकरीबन 160 से लेकर जो कार्बन 13 है इसमें जो है वो अल्डिहाइड का सिग्नल 190 से 220 के अंदर में आते हैं। एस्टर्स जो होते हैं ना, एस्टर्स, उनके सिग्नल जो है ना वो 170 के करीब होते हैं कार्बन 13 के। खैर अभी हम नहीं पढ़ रहे उसे। यहाँ पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन है, इसकी जो रेंजेस है 11 से 12 की रेंजेस में है। क्लास यहाँ पे जो है TMS के बारे में भी ज़रा सा पढ़ लेते हैं कि TMS क्या है। TMS जो टेट्रामिथाइलसिलेन, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है TMS का। अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 मिथाइल हैं, चारों मिथाइल में अगर प्रोटॉन्स को काउंट करें तो टोटल प्रोटॉन्स की तादाद हो गई 12। तो इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं जो एक ही तरह के हैं, इसमें जो है 4 कार्बन हैं जो भी एक तरह के हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कार्बन है, सिमेट्रिकल जो है वो प्रोटॉन्स हैं। ये स्केल जो है वो TMS के बारे में जो है वही साइंटिस्ट टायर्स ने ही बताया था इसके बारे में। तो एक सिग्नल आता है, स्ट्रॉन्ग सिंगल सिग्नल आता है, इसका सिंगल स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है स्पेक्ट्रम में। तो एडवांटेज क्या होता है कि इसमें 0 पे वैल्यू आती है, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 0 पे नहीं, उनके प्रोटॉन्स जो है वो 0 पे नहीं आ रहे होते, तो हमें एडवांटेज मिल जाता है पहला। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये जो TMS है वो इनर्ट होता है, मिजिबल होता है, वाइड रेंज ऑफ सॉल्वेंट, इट हैज़ volatile nature and can easily be removed, and it does not have any association of bonding with some other organic compounds to be analyzed। वैल्यू जो है वो 0 ppm पर है। इसके अलावा क्लास CdCl3 है, H3BO3 है, NH4NO3 है। ये डिफरेंट जो है ना डिफरेंट रेफरेंसेस दिए हमें डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए, ड्यूटेरियम के लिए, बोरोन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए, और टिन के लिए। टिन के लिए जो रेफरेंस होता है वो टेट्रामिथाइल टिन होता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उसमें इंटरनल रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसमें जो है ना वो डायरेक्टली एक ऑप्शन होता है, तो वो डायरेक्ट सॉल्वेंट के सिग्नल को लॉक कर दिया जाता है, जिससे जो है वो कैलकुलेशन, जिसके रेफरेंस से जो है वो केमिकल शिफ्ट स्केल को जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। क्लास कोशिश की गई कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा सकें, NMR के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा सकें। तो अब कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह 1D NMR के बारे में पढ़ेंगे, ख़ास तौर पर प्रोटॉन NMR
स्पेक्ट्रोस्कोपी और कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा जाएगा, एप्लीकेशंस को पढ़ा जाएगा और किस तरह से स्ट्रक्चर को इलुसिडेट किया जा सकता है, जो कि कंबाइंड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक जो हमने सीखी अभी तक, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, IR, UV और NMR, उनको कंबाइन करके किस तरह से स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इसको सीख सकें। तो इसको बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, गौर करिएगा। बुक्स भी मौजूद हैं, आप बुक्स में से भी पढ़ें। आई होप यू विल फाइंड समथिंग मोर कन्वीनियंट। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।